वो आए शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो। कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है। कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीमा पर रक्षा तैयारियों की जानकारी के लिए कल से 2 दिनों के दौरे पर जाएंगे लेह और श्रीनगर। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे भी रहेंगे साथ। असम और बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर। असम के 30 जिलों के 36 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, 66 लोगों की मौत। बिहार में भी कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त। महाराष्ट्र के कई भागों में भारी बारिश। देश में कोरोना को हराने वाले लोगों की संख्या में लगातार इजाफा। रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 63.25%। देश में कोरोना से 6,12,814 लोग हुए ठीक, जबकि सक्रिय मामले 3,31,146। बिहार में आज से 15 दिनों का पूर्ण लॉकडाउन। बेंगलुरु में भी शुरू हुआ 7 दिन का लॉकडाउन। और खेलों में 2022 में फीफा विश्व कप कार्यक्रम की घोषणा। 21 नवंबर 2022 से कतर में होगी शुरुआत। फाइनल मैच 18 दिसंबर को खेला जाएगा। नमस्कार और अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की उच्च स्तरीय बैठक के समापन सत्र को वर्चुअली संबोधित करेंगे। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित इस सत्र में पीएम मोदी, नॉर्वे के पीएम और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ मुख्य वक्ता के तौर पर शामिल होंगे। संयुक्त राष्ट्र के इस वार्षिक उच्च स्तरीय सत्र में सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और शिक्षाविदों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों का एक विविध समूह शामिल है। इस वर्ष के सत्र का विषय कोविड-19 के बाद बहुपक्षवाद, 75वीं वर्षगांठ पर हमें किस तरह से संयुक्त राष्ट्र की आवश्यकता है। भारत शुरू से ही सुरक्षा परिषद में सुधार के साथ ही बहुपक्षवाद का समर्थक रहा है। ऐसे में कोरोना महामारी के कारण बदले हुए हालात में हो रहे इस आयोजन का विषय भारत की प्राथमिकताओं से मेल खाता है। भारत के लिए इस आयोजन का विशेष महत्व है। भारत की सुरक्षा परिषद में जीत के बाद संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री का ये पहला भाषण होगा। इस साल 17 जून को भारत भारी बहुमत के साथ 2 साल के लिए सुरक्षा परिषद का गैर स्थायी सदस्य चुना गया था। पीएम ने इससे पहले जनवरी 2016 में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की 70वीं वर्षगांठ पर मुख्य भाषण दिया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल से लद्दाख और जम्मू श्रीनगर के दौरे पर जाएंगे। उनके साथ सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी होंगे। 17 जुलाई को राजनाथ सिंह लद्दाख का दौरा करेंगे और 18 जुलाई को वो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर का दौरा करेंगे। रक्षा मंत्री वहां का ताजा स्थिति का जायजा लेंगे। इस महीने की शुरुआत में 3 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख का दौरा किया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने वहां
अग्रिम पोस्ट पर जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया था। पीएम ने थल सेना, वायुसेना और आईटीबीपी के जवानों से मुलाकात की थी। भारत चीन सीमा पर तनाव के बीच प्रधानमंत्री ने परोक्ष रूप से कड़ा संदेश दिया था। हालांकि मंगलवार को कोर कमांडर स्तर की चौथे दौर की वार्ता दोनों देशों के बीच हुई। ये बैठक मैराथन बैठक रही और 14 घंटे से ज्यादा चली। भारत ने चीन को 2 टूक शब्दों में कहा कि चीन को पैंगोंग एरिया में फिंगर 8 से पीछे जाना होगा। साथ ही सैनिकों की तैनाती कम करने के लिए भी अपनी शर्तें रखी। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर मौजूद गतिरोध को दूर करने के लिए भारत और चीन लगातार स्थापित सैन्य और राजनयिक चैनलों के माध्यम से बातचीत कर रहे हैं। इसी कड़ी में 14 जुलाई को चुशुल में भारतीय सेना और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बीच कमांडर स्तर की चौथे दौर की वार्ता हुई, जो 5 जुलाई को दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधियों के बीच हुई सहमति के अनुरूप रही। चौथे दौर की वार्ता में सेना के पीछे हटने पर बनी सहमति के क्रियान्वयन पर प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही इस बात पर भी चर्चा हुई कि किस तरह से पूरी तरह से सेना के पीछे हटने की कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। दोनों पक्ष इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हालांकि ये प्रक्रिया जटिल है और इसके लिए लगातार सत्यापन की जरूरत है। दोनों पक्ष राजनयिक और सैन्य स्तर पर नियमित बैठकों के जरिए इस मुद्दे को आगे ले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आचार्य श्री पुरुषोत्तम दास जी स्वामी श्री महाराज को ट्वीट के जरिए श्रद्धांजलि दी है। स्वामी नारायण गादी के आचार्य श्री पुरुषोत्तम दास जी स्वामी श्री महाराज का आज निधन हो गया। स्वामी श्री महाराज स्वामी नारायण परंपरा के 5वें आचार्य थे। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि समाज के प्रति उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए हम आचार्य जी पुरुषोत्तम प्रिय दास जी स्वामी श्री महाराज को हमेशा याद रखेंगे। उन्होंने मानव पीड़ा कम करने और करुणा के प्रसार के लिए कड़ी मेहनत की। उन्हें न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर अनगिनत लोगों द्वारा याद किया जाएगा। एक अन्य ट्वीट में पीएम ने लिखा कि आचार्य श्री पुरुषोत्तम प्रियदास जी स्वामी श्री महाराज अपार बुद्धिमता से संपन्न थे। सामुदायिक सेवा, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण पर उनके कार्यों को हमेशा याद रखा जाएगा। मैं उनके साथ अपनी कई बातचीत कभी नहीं भूलूंगा, ऐसा प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में 14 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक टोटल लॉकडाउन लगाया है, जो कि शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में है। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाएं और पहले से तय परीक्षाओं की छूट दी गई है। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य ने सभी जिलों में आज से यानी 16 से 31 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया है। दरअसल बिहार में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर 10 जुलाई से ही आंशिक लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन आज से शुरू होने वाला लॉकडाउन काफी अहम है और अधिकांश प्रतिष्ठान बंद हैं। सिर्फ जरूरी सेवाएं ही खुली हुई हैं। बिहार में बाढ़ की स्थिति नाजुक बनी हुई है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि मानसून की अक्षीय रेखा के बिहार से खिसक जाने के कारण अब अगले कुछ दिनों में वर्षा में कमी आएगी, लेकिन दक्षिण पश्चिम बिहार में वज्रपात और तेज बारिश की संभावना जताई है। वहीं चंपारण के बगहा दियारवर्ती क्षेत्र में बाढ़ से बांध क्षतिग्रस्त हो गया है। बाढ़ का पानी घुसने से दियारा में तबाही मच गई है। रेल लाइन के लिए अधिग्रहित जमीन के कच्चे बांध को गंडक नदी की मूर्तिधार ने अपने आगोश में ले लिया है, जिससे बांध पर बसे दर्जनों परिवारों के सामने कई मुश्किलों का पहाड़ टूट गया है। बांध पर दियारा के निचले इलाके से कई परिवार शरण लिए हुए हैं। बताया जा रहा है कि भारत नेपाल सीमा पर स्थित वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से बीती रात 3.30 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिसके बाद गंडक नदी में उफान के चलते बाढ़ और कटाव जैसे हालात निचले इलाकों में पैदा हो गए। लोग मवेशियों के साथ बांध पर शरण लिए हुए हैं। पिपरासी प्रखंड के मघौली, मछाहा, भुईधरवा सहित दर्जनों गांव में बाढ़ का सैलाब आ गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पूर्वोत्तर राज्य असम में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ ने आम जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। राज्य के 26 जिलों की 93 राजस्व सर्कल में 3,346 गांव पानी में डूबे हुए हैं। पिछले 24 घंटों में बाढ़ का पानी कुछ नए इलाकों में प्रवेश करने की वजह से राज्य में 36,42,546 लोग प्रभावित हुए हैं। बरपेटा जिला राज्य में बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित है। राज्य के गोपालपाड़ा और मुरीगांव जिले में भी तकरीबन 4-4 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है।
राज्य में पिछले 24 घंटे में 7 और लोगों की मौत के साथ ही इस मौसम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 66 तक पहुंच गई है। राज्य की नदियां खतरे के निशान से लगातार ऊपर बह रही हैं, जिसकी वजह से 1,27,000 हेक्टेयर फसली भूमि को नुकसान पहुंचा है। गुवाहाटी शहर में ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालांकि राष्ट्रीय आपदा बल एनडीआरएफ और राज्य आपदा बल एसडीआरएफ के नेतृत्व में 180 बोट्स के साथ राज्य भर में राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। अब तक तकरीबन 3,991 लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। और मुंबई में अभी तक कुछ स्थानों पर भारी बारिश के साथ साथ अलग अलग स्थानों पर भी काफी तेज बारिश हुई है। इस तरह मुंबई में 10 सेंटीमीटर से अधिक बारिश हो चुकी है, जबकि बांद्रा में 20 सेंटीमीटर, सांताक्रूज में 17 सेंटीमीटर, महालक्ष्मी में 13 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग कई भागों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान स्थित नवनिर्मित राजकुमारी अमृत कौर ओपीडी भवन का शुभारंभ किया। ये देश का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का अस्पताल है जिसमें पूरी बिल्डिंग ओपीडी व बुजुर्गों के लिए फिजियोथेरेपी के लिए ही समर्पित है। 9 मंजिल के इस ब्लॉक में 5 हॉल हैं। हर मंजिल पर 500 मरीजों के बैठने की व्यवस्था है। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक एम्स परिसर में बना ये ब्लॉक मुख्य ब्लॉक से 500 मीटर की दूरी पर है। इसमें मरीजों की सुविधा का ध्यान रखा गया है। इसमें लिफ्ट के साथ ऑटोमेटिक सीढ़ियां लगाई गई हैं। यहां मरीजों के खाने के लिए भोजनालय भी बनाया गया है। इस मौके पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश के युवा डॉक्टरों को नए विचार लाने और उनके क्रियान्वित करने की सलाह दी। डॉक्टर हर्षवर्धन का मानना है कि इससे अस्पतालों की कार्यशैली और पैनी होगी और वो बेहतर तरीके से मरीजों की देखभाल कर सकेंगे। अच्छे क्वालिटी की ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी चाहिए। कैसे जो अभी भी बची हुई तकलीफ़ें हैं, समस्याएं हैं, कुछ इंस्टीट्यूशन की हो सकती है, कुछ डिपार्टमेंट की हो सकती है, कुछ मरीज़ों की हो सकती है, कुछ मरीज़ों के रिश्तेदार की हो सकती है, कुछ जो भी एम्स में आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं उनकी हो सकती हैं, कुछ वेटिंग लिस्ट से जुड़ी हो सकती हैं, तरह तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो डायग्नोसिस जब हम अगर मरीज़ की कर सकते हैं, उसकी बीमारी की कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि बाकी जो चीज़ें हैं उनकी डायग्नोसिस के ऊपर भी बहुत गहराई और गंभीरता से चिंतन होना चाहिए। कोरोना महामारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या भारत में लगातार बढ़ रही है। देश में लोगों के कोरोना से ठीक होने का रिकवरी रेट 63.25% हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक 6,12,814 लोग इस संक्रमण से अब तक ठीक हो चुके हैं। फिलहाल देश में 3,31,146 कोरोना के सक्रिय मामले हैं, जबकि 24,915 लोगों की इससे मौत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड के नियंत्रण के मामले में भारत दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले बेहतर है। उन्होंने बताया कि अभी देश में 2% से भी कम लोग आईसीयू में हैं, 0.32% लोग वेंटिलेटर पर हैं। हमारा रिकवरी दर 63.25% है, जबकि मृत्यु दर 2.57% है। भारत की लगातार बढ़ती टेस्टिंग क्षमता पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में देश के एक दिन में कोरोना के 10 लाख टेस्ट होंगे। आज हमारा फैटेलिटी रेट 2.57 हो गया, रिकवरी रेट 63.25 हो गया। रोज़ शाम को हम 7 बजे देखते हैं कि कितने लोग देश में वेंटिलेटर पे थे, ऑक्सीजन पे थे या आईसीयू में थे। तो मैंने देखा शायद कल शाम को, आज सुबह का डाटा है, उसमें सबसे कम लोग जो है वो वेंटिलेटर पर थे या ऑक्सीजन पे थे या आईसीयू में थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया और कुछ प्रोजेक्ट्स की बुनियाद भी रखी। उन्होंने 13 नए बस अड्डों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने 25 बस को हरी झंडी दिखाई। अब नए अवध बस अड्डे से पूर्वांचल के लिए 200 बसें चलेंगी। इससे लखनऊ में जाम की समस्या कम होगी। इसके अलावा सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लखनऊ के अवध बस स्टेशन, सीतापुर के नैमिषारण्य, चित्रकूट, बस्ती, गोंडा और बुलंदशहर समेत 6 बस अड्डों का लोकार्पण किया। साथ ही कन्नौज, जालौन, मुरादाबाद, औरैया, एटा, जौनपुर और कौशाम्बी समेत 7 बस अड्डों की परियोजनाओं का शिलान्यास किया।
महिलाओं ने पकड़ी 4 व्हीलर से अवैध शराब। पुलिस एवं आबकारी विभाग की मिलीभगत से बिक रही अवैध शराब ठेकेदार एक दूसरे के क्षेत्र में खपा रहे शराब। अवैध शराब माफियाओं में गैंगवार आबकारी अधिकारी का नहीं है इन पर नियंत्रण। बुधवार को सिलवानी तहसील के ग्राम पटना में महिलाओं ग्रामीणों ने बमोरी शराब दुकान की बोलेरो कार को रोक लिया और पुलिस को सूचना दी। इस कार में गाँव का अवैध शराब सप्लाई की जाती थी और बुधवार को भी गाँव में अवैध शराब देने आई थी। सिलवानी थाने की पुलिस ने शराब और बोलेरो को जब्त कर बमोरी थाने के सुपुर्द कर दिया। बमोरी थाने से प्राप्त जानकारी के अनुसार बोलेरो कार क्रमांक MP 04 CK 6576 को ग्राम पटना के ग्रामीणों द्वारा अवैध शराब सहित पकड़कर पुलिस के हवाले किया था। पुलिस द्वारा मामले में लीपापोती करते हुए 3 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है, जबकि 10 इस वाहन बमोरी शराब दुकान से अवैध शराब गांव का सप्लाई करता है। इसकी लगातार ग्रामीणों द्वारा अधिकारियों से शिकायत की जा रही थी, परंतु कार्रवाई न होने से दुखी ग्रामीणों ने बुधवार को हिम्मत दिखाते हुए खुद ही अवैध शराब को वाहन सहित पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। तो हम भी एक बार फिर से सभी से यही कहेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें, कोरोना से अपना बचाव करते रहें और फेस मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज? हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।